तो उसी के आगे चलते हैं। जो क्लास कल समाप्त हुई थी, कुछ आपके बारे में जनरल साइंस के बारे में जानकारी देंगे हम आपको, क्योंकि जनरल साइंस ही पूछी जाती है, यूपीएससी में ज़्यादा गहराई से नहीं पूछता है। ठीक है, देखा भी होगा आपने पेपर उठा करके। सही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि आपका विद्युत ऊर्जा है तो किस चीज़ में, ध्वनि ऊर्जा में क्या उत्पन्न करता है, कन्वर्ट किस में क्या करता है, सौर ऊर्जा है तो किस में कन्वर्ट करता है, एक एक नंबर के पूछ देता है आपसे। तो कुछ चीज़ें हम दिखाएंगे आपको नोट्स के बारे में। जैसे आपका कोई उपकरण है, आपका ये कोई उपकरण लिख लेगा, नोट्स बना लेना है आपको। ये उपकरण है, ये ऊर्जा रूपांतरण है, ऊर्जा रूपांतरण। ये एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा जरूर आपको। जैसे आपका सौर ऊर्जा या सौर सेल, सौर सेल का मतलब समझ रहे हैं ना, जो सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है या सूर्य से जो हम सेलों को चार्ज करते हैं, जैसे आपका सोलर प्लेट हो गई आपकी, उससे सूर्य से किरण से प्राप्त करते हैं ऊर्जा को। तो ये करती है आपका प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। अब जैसे आपका सौर सेल है, आप लाइट लगा लीजिए तो प्रकाश के रूप में रूपांतरित करेगा विद्युत ऊर्जा में। उसको आप डीजे ही बजा सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, जो जितना ज़्यादा बैटरी होगी उसे ज़्यादा कन्वर्ट करके चला सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा में तो लाइट भी जला सकते हैं, और विद्युत ऊर्जा में कुछ भी चलाया जा सकता है। ठीक है, इसी संबंधित दूसरा है डायनमो। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, प्रत्येक गाड़ी में लगा रहता है आपका। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायनमो करता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कैसे, प्रत्येक गाड़ी में डायनमो लगा रहता है, प्रत्येक गाड़ी में डायनमो लगा रहता है। जैसे ही गाड़ी चलती है तो डायनमो से बैटरी चार्ज होती है, उससे अब यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी K प्लस U बराबर आपका यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा को K से नोट करते हैं और स्थैतिज ऊर्जा को आपको U से नोट करते हैं। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थैतिज ऊर्जा का योग आपका क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। कौन, डायनमो। 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से आपका ये लिखा होगा, और 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें डायनमो लिखा रहेगा, सौर ऊर्जा सौर से लिखा रहेगा, बैटरी भी लिखी रहेगी। तो आपको डायनमो आपको टिक लगा देना है। अगला है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर कन्वर्ट करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन तो आप जानते हैं किसमें कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा को। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा में। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। लाउड स्पीकर, इस समय तो बहुत इस समय चल रहा है लाउड स्पीकर का प्रयोग।
विद्युत ऊर्जा को किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है ध्वनि ऊर्जा में। दूसरा है सितार। सितार जानते हैं क्या? बजाया जाता है सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आपका बल्ब हो गया या ट्यूब हो गया या हीटर का जलना हो गया, ये कोई इनमें से कोई ऑप्शन दे दे तो ये आपका बनता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में। इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप। मोमबत्ती किस में यूज करते हैं बताइए? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश। हाँ, रासायनिक ऊर्जा। जी। बहुत अच्छा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। कोयले का जलना ये किसको कन्वर्ट करता है? ये भी रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में या तो प्रकाश में। विद्युत सेल ये भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नोट कर लीजिएगा इसको। इंजन ये ऊष्मा ऊर्जा को भाप वाले इंजन खत्म हो गए। जी। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और प्रकाश विद्युत सेल ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये परीक्षा की दृष्टि से आपको लिखाया जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया है ये कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन जी ने किस बुक से लिया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोई बताएगा क्या? नोट कर लीजिए इसका ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीकली क्वेश्चन है ये नोट कर लीजिए आप सभी लोग। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको चाहे जो पेपर दीजिएगा जरूर मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हाँ कंफर्म। लेकिन एक क्वेश्चन और आया करता है, जैसे कि कोई व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार प्रारंभिक कितना गुना रह जाता है?
पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या कोई? अरे 1/6 बिल्कुल ठीक है, पढ़ा है। अपने प्रारंभिक द्रव्यमान का वो 1/6 गुना रह जाता है, मतलब 1/6 गुना वो घट जाएगा जाकर के वो। तो सर किसी भी वस्तु का किसी भी कम हो वस्तु, सकता है ना? किसी भी वस्तु को देखिए पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी कोई प्लान होता तो शुरुआत में एक क्वेश्चन लिख लीजिए तो। सर ये बुक वाला आपने बुक किस बुक से हाँ लिया? वही तो क्वेश्चन बोल रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन किस पुस्तक से लिया है? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसमें उत्तर लिख लीजिए आप। उत्तर लिख लेंगे प्रिंसिपिया नामक बुक थी इनकी। इस बुक से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम लिया गया था। ये दिखा बेटा, प्रिंसिपिया नामक बुक। और गुरुत्वाकर्षण नियम होता क्या है मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को पता होगा और नहीं आता है तो मैं बता देता हूं आपको। जो कभी कभी पूछ लेता है रूल, ये पूछ लेता है कि ऐसे पूछ लेता है कि जब M1 M2 और R इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। तो अगर आपको आता है उसमें लिखा होगा R में, या R अगर पूछ लेगा M1 और M2 में गुरुत्वाकर्षण में R समानुपाती है कि विद्यमानुपाती है कि आपका इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं न्यूटन जी ने क्या कहा गुरुत्वाकर्षण के नियम में। ये पहला कोई द्रव्यमान M1 ले लीजिए, दूसरा द्रव्यमान ले लीजिए M2। जब भी M1 और M2 दोनों द्रव्यमान रखे गए हैं तो कोई ना कोई निश्चित दूरी होगी। तो दूरी हमें पता ही नहीं है कि कितनी है, किलोमीटर है कि 1 मीटर है कि 2 किलोमीटर है, कुछ भी नहीं है। हमने इसको R दूरी मान लिया। अब ये भी समझ लीजिए कि जब भी कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो सबसे बड़ा चुंबकत्व आपका पृथ्वी ही माना गया है। हालांकि चुंबक आपका मैग्नेट जो होता है वो चुंबकत्व का प्रकृति नेचुरल गुण होता है उसका, लेकिन जो पृथ्वी है आपकी, ये हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो चाहे आपका लोहा हो, चाहे तांबा हो, चाहे कॉपर हो, कुछ भी हो, आपका सबको आकर्षित करती है। चाहे आपका धातु हो या आपका अधातु हो या नॉन क्रिस्टलीय हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर लगने वाला आकर्षण बल हम प्रतिकर्षण बल नहीं कहेंगे। प्रतिकर्षण बल इसलिए नहीं कहेंगे कि सिर्फ पृथ्वी सिर्फ आकर्षण करती है, प्रतिकर्षण नहीं करती। और जब प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बल में से कोई एक बल काम करेगा, या आकर्षण लग सकता है या प्रतिकर्षण लग सकता है, तो वहां पर आपका कूलाम्ब बल बोला जाता है, विद्युत स्थैतिक बल बोला जाता है। तो यहां पर F जो होगा दोनों द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती तथा दूरी R के वर्ग के विद्यमानुपाती होता है। यहां से जब समानुपाती का दोनों का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। जब भी आपका कोई भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो सब की जगह अलग अलग कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ध्यान दे दीजिए कांस्टेंट क्या आएगा, F समानुपाती जब चिन्ह हटेगा कैपिटल G आएगा, M1 M2 अपान R²। तो जो F है ध्यान दीजिए, जो बटे में होता है तो विद्यमान
समानुपाती पर डिपेंड करता है, और जो ऊपर होता है यानी अंश में होता है वो आपका समानुपाती होता है। जी सर। तो जो द्रव्यमान है m1 और m2, इनके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है तो इनटू बोला जाएगा या तो गुणनफल बोला जाएगा, और जो डिवाइड में तो आपका घटे में कहा जाएगा, हर में कहा जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन हम कैसे देंगे? यदि दो द्रव्यमान m1 और m2 r दूरी पर स्थित हों और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F हो, तो बल F दोनों द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती तथा दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर कांस्टेंट आता है कैपिटल G, हालांकि कैपिटल G की वैल्यूएशन होती है कितना, कोई बताएगा? नहीं पता। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कभी कभी इसका वैल्यू ही पूछ लेता है कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है। चार ऑप्शन दिए होंगे, सब बिल्कुल समान रहेगा। 6.67 × 10⁻, प्लस वगैरह भी लिख देगा एक ऑप्शन पे, 6.67 × 10⁻10 लिख देगा, 6.67 × 10⁻−9 लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन यही सही है आपका। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक कभी कभी पूछ लेता है कि मात्रक क्या होगा, तो मात्रक समझ लीजिए। मात्रक कैसे पता चला ये भी समझ, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो मात्रक निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए इसी ने डिवाइड किया बट एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो f का मल्टीप्लाई r स्क्वायर से करेंगे तो f r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल G m1 × m2। हमें कैपिटल G की वैल्यू आउट करना है तो f r स्क्वायर अपान m1 × m2। ये f है, f का मात्रक बोले तो न्यूटन, और ये दूरी है r, दूरी का मात्रक मीटर, तो स्क्वायर लिखा है तो मीटर स्क्वायर बन गया। अब प्रति बटे तो प्रति का चिन्ह लगाएंगे, इस द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इस द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर बन जाता है। यहीं से इसकी बीमा भी बहुत पूछता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की बीमा भी पूछता है। चलिए बीमा ही बता देता हूं मैं कैसे निकालना है बीमा। कैपिटल G की बीमा कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से कैपिटल G की वैल्यू आई गई है हमारी, तो कैपिटल G की वैल्यू देखिए, ये बल F है, बल F की बीमा कोई बताएगा? बता चुके हैं हम, नहीं पता, mL⁻⁻² बताया हमने। और ये r है, r बोले तो दूरी, दूरी की बीमा होती है l, स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पर l स्क्वायर लग गया। इस द्रव्यमान का बीमा m होगी, इस द्रव्यमान की बीमा m होगी, तो इसकी भी बीमा m होगा ही और इसकी भी बीमा m होगा। यहाँ पर भी m1 m2 नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। एक m से एक m कैंसिल आउट कर दीजिए, नीचे आपका m बचा है, ऊपर जाएगा इनवर्स में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, सॉरी मैं बल की निकाल रहा था, कैपिटल G की ही चल रही है, तो ये बन जाएगा m⁻⁻1 l स्क्वायर यहाँ है और एक l यहाँ है, तो l³ बन जाएगा ना, गुणन घटाएं जुड़ती हैं, तो l³ बन जाएगा t⁻²। यही आपकी क्या बन जाएगी, कैपिटल G की बीमा बन जाती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G की बीमा। तो मतलब इससे कई क्वेश्चन बन गए, यहाँ पे कैपिटल G का मान भी पता चल गया, कैपिटल G का मात्रक भी पता चल गया, कैपिटल G की बीमा ही पता चल गई, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो वैल्यूएशन जो परिभाषा होती है उसके भी पता चल गया। उससे संबंधित f जो होता है किस किस पर डिपेंड है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और द्रव्यमानों गुणनफलों के समानुपाती है। चाहो तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आगे चला जाए। बाद में देख लेना, हमने मना थोड़ी ना किया आपको। एक क्वेश्चन और आया करता है, आया भी है, किसी भी पिंड को, सुनते जाइए नोट करते जाइए, किसी भी पिंड को यदि पृथ्वी से फेंका जाए
तो किस वेग से फेंका जाए कि वह पृथ्वी पर कभी वापस लौट करके ना आए? पलायन वेग। हाँ, पलायन वेग। तो वह कौन सा वेग कहलाता है? तो पलायन वेग। और कितने वेग से फेंका जाए? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं या तो 1.414 कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो नोट कर लीजिए या तो फिर सुने रहिए। ठीक है, चलिए बता दिए हमने। एक क्वेश्चन आया है, इसे इरेज कर दें। यस सर। एक क्वेश्चन आया है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। ऑप्शन है, पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प में आया हुआ है। तो मैं पूरा संबंध लेके चल रहा हूं इसलिए कि आपको याद हो जाए। ठीक है, निकालना सीख जाए। रट लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, अगर निकालना सीख जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं। न्यूटन का जो 3 नियम बताए गए थे, पहला नियम तो था आपका बल की डिफिनेशन दी गई थी। दूसरा नियम प्रतिपादित किया गया था F = m × a। ये कब के लिए था? जब स्ट्रेट लाइन में चलता हो, मतलब सीधी रेखा में चलता हो। गाड़ी आपकी सीधी रेखा में चलेगी तभी वहां पर त्वरण उत्पन्न होगा। यदि आपको ऊपर से कोई नीचे पिंड जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है तो वहां पर A = g काम करेगा। कल आपके समीकरण लिखाए गए थे V = u + at और दूसरा था S = ut + ½ at²। तीसरा था v² u² प्लस का 2as। चौथा नहीं बदलता है। ये कब के लिए है? जब स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी रेखा के लिए हो। तो जब आपका ऊपर से नीचे की ओर चलता है, नीचे से ऊपर के लिए चलता है, तो यहां पर a = g काम करने लगता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर में -g काम करने लगता है। तो चलिए इधर चलते हैं। F = ये बन जाएगा m × g। दिस इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए इसको। अभी जस्ट बताया F = कैपिटल G m1 m2 अपान r²। ये हालांकि पृथ्वी में लिए गए हैं, तो यहां पर m1 = me कर दीजिए। me का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये r बराबर रख दीजिए, re रख दीजिए। ये हो गई मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि अंग्रेजी में अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहां पर रखेंगे हम लोग F = कैपिटल G m अपान re²। समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से F के दोनों वैल्यू बराबर कर दीजिए, यानी कि 1 और 2 से F के दोनों मान बराबर करने पर तो कर दीजिए mg = कैपिटल G m अपान re²। एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल g = g me अपान re²। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। चाहे आप ये याद रखिएगा और चाहे आप यहाँ से याद कर लीजिए। निकालना सीख जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, याद में भूल सकता है आपको। पहले आपको F = m × a होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए है, वहां पर h = g रख दीजिए। तो F = m × g हो गया, समीकरण 1 बना लिया। जस्ट अभी बिल्कुल बताया गया है F = कैपिटल G m1 m2 अपान r²। m1 की जगह me रखा गया है, m2 की जगह स्मॉल m पुट कर दिया गया है, r की जगह re² रख दिया गया है। तो समीकरण 2 बन गया। F के जो दोनों मान बराबर कर दीजिए, तो दोनों मान बराबर कर गए, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल g = g me अपान re²। सॉरी, तो आपको ये याद कर लेना है, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध आया हुआ क्वेश्चन है।
सर थोड़ा सा नोट लिखें। वहाँ पर सर आपने M1 की जगह M ही रखा, लेकिन M2 कहाँ जाएगा? M2 की जगह स्मॉल इनपुट किए गए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो नोट लिखिए थोड़ा सा। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर इस्माइल जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। सिर्फ ध्रुवों के अतिरिक्त। ध्रुव तो आप जानते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। जी के मान में वृद्धि हो जाएगी यदि पृथ्वी अपना घूमना बंद कर दे तब। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इस्माइल जी में क्या परिवर्तन होगा। तो आप समझ गए ना कि यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि इस्माइल जी में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। उसमें कहीं ऑप्शन में लिखा होगा घट जाएगी या वृद्धि हो जाएगी या बराबर रहेगी या शून्य हो जाएगी, तो आपको याद आ जाएगा कि वृद्धि हो जाएगी। दूसरा नोट लिखिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः वर्तमान गति से अक्ष के परितः वर्तमान गति से 17 गुना अधिक गति से घूमने लगे, 17 गुना अधिक गति से घूमने लगे, 17 गुना अधिक गति से घूमने लगे, तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार, तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि यदि वर्तमान गति से पृथ्वी अपना 17 गुना अधिक स्पीड से घूमने लगे तो उसका वेग क्या हो जाएगा, इस्माइल जी का मान क्या हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि 34 गुना हो जाएगा, तो स्वाभाविक है तुम सोचोगे दुगुना हो जाएगा तो 34 गुना लगा देंगे, या 3 गुना हो जाएगा तो 51 गुना लगा देंगे, या शून्य लिखा होगा तो शून्य में लगा के चले जाएंगे, शून्य सही हो जाएगा, ठीक है। अभी लिखा है ना, शून्य हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको नोट करिए आप, नोट करवा रहा हूँ। ये 10वीं घात है, ये आपका नाम है इसका, ये प्रतीक है इसका। जैसे कि 10 की घात 18 लिखा है, उसको हम लोग एक्सा बोलते हैं, एक्सा। इसका प्रतीक होता है ई। अगर 10 की घात 15 लिखा है तो उसको पेटा बोलते हैं, उसको नोट करते हैं पी से। अगर 10 की घात 12 लिखा हुआ है इसको टेरा बोलते हैं और इसको कैपिटल टी से नोट करते हैं। अगर 10 की घात 9 है तो इसको गीगा बोलेंगे और इसको कैपिटल जी से नोट करते हैं। और अगर 10 की घात 6 है तो इसको मेगा बोलते हैं और इसको एम से नोट करते हैं। और अगर यहाँ पर 10 की घात 3 है तो आप इसको जानते हैं कि 10 की घात 3 को क्या बोल लिखेंगे, किलो लिखेंगे और इसको के से नोट करते हैं। और 10 की घात 2 है तो हेक्टो बोलेंगे और ये एच हो जाएगा।
और ये 10 घाते 1 लिखा है, ये 10 है, तो ये डेटा रहेगा और ये DA रहेगा। और 10 घाते -1 है लिखा है, तो डेसी होगा। उस दिन नहीं समझ पा रहे थे तो डेसी। 10 घाते -2 होगा तो ये सेंटीम कहेंगे इसको, और इसको स्मॉल सी से नोट करते हैं। और 10 घाते -3 है आपका, तो ये मिली। अब मिलीमीटर, मिली एम्पियर है ना, कुछ भी हो सकता है। मिलीग्राम, अगर ग्राम को चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो 10 घाते -3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 10 घाते -6 लिखा है आपका, तो इसको हम लोग माइक्रो कहते हैं। माइक्रो को जैसे यू बनाते हैं आप, तो इसको थोड़ा सा इधर की कुछ बड़ी कर देना तो ये म्यू बन जाएगा। मिली को हम लोग स्मॉल एम से नोट करते हैं, माइक्रो को म्यू कहते हैं, इसको म्यू, आधा माप या बड़ा माप। और 10 घाते -9, इसे तो आप जानते होंगे, इसे नैनो पढ़ते हैं, और ये स्मॉल एन से नोट करते हैं। और 10 घाते -12 लिखा हुआ अगर आपका, तो इसको पी को कहेंगे, इसे पी से नोट करते हैं। और 10 घाते -15 लिखा है, तो ये फेमटो या फर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट ये आया हुआ क्वेश्चन है, फर्मी स्मॉल एफ से नोट करते हैं। और 10 घाते -18 लिखा है आपका, तो इसको एटो से नोट करते हैं, इसको स्मॉल ए से नोट करते हैं। इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखा रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मील में कितने मीटर होते हैं, ये आया क्वेश्चन है। 1 मील बराबर कितने मीटर होता है, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक उसी प्रकार 1 मील में कितने मीटर होते हैं, 3000 होते हैं। तो दुगना कर दिया इसको। चलो बताएंगे, आया हुआ क्वेश्चन है, 1609 मीटर के होते हैं, 1609 मीटर। नोट कर लीजिए, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपका मिलेगा। देखो, उधर का इरेज कर दें। यस सर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक तो मैंने लिखा दिया था सर, क्या होता है, पार्सेक। ठीक, बहुत अच्छा, पार्सेक। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। चलो इरेज करते हैं। देखिए दूसरा, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब ये जैसे मैंने बताया, यस सर। 1 मील बराबर
हैं? 1609 मीटर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया आपसे। एक नाविक मील बराबर 1.852 किलोमीटर की होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2-3 बार पूछा गया है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपकी जानकारी दे रहा हूं, ये बिजली की जो गति होती है, जो ये बिजली की गति है, विद्युत की गति, स्पीड, बिजली की गति या विद्युत की गति, 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 किलोमीटर 1 सेकंड में इतने किलोमीटर पर सेकंड चलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ अन्य फैक्ट है आपके, एक एकड़ कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कभी आप लेखपाल की परीक्षा देते हैं, उसमें मापन पूछता है 4840 वर्ग गज या 43,560 वर्ग फुट या 4046.94 94 वर्ग मीटर, और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, और 1 वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर होते हैं, और 1 वर्ग मील 2.6 वर्ग किलोमीटर या 256 हेक्टेयर या 640 एकड़। अगर 1 वर्ग मील में एकड़ की बात करें तो ये बताना है, 1 वर्ग मील में 1 हेक्टेयर की बात करें तो ये बताना है, अगर 1 वर्ग मील में कितने किलोमीटर है तो 2.6 वर्ग किलोमीटर बताना है। नोट कर लीजिए, संबंधित इंपॉर्टेंट है।
नाटिकल मील और नाविक मील में कोई डिफरेंस एक ही है? हाँ वो एक ही है, नाटिकल नाविक मील एक ही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक क्वेश्चन आया करता है, आया ही है, आपने शायद पढ़ा होगा, पुरानी किताबें थी हाई स्कूल की, उत्तोलक थे, जैसा शायद पढ़ा होगा, पुरानी सी किताबें थी, समथिंग 2007 और 8 की आसपास बात कर रहा हूँ। 3 प्रकार के उत्तोलक रहा करते थे, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। मशीन कहते थे इनको, अर्थात मशीन की डिवीजन बोली जाती थी। मशीन वह सरल से सरल या कठिन से कठिन काम कर सकती है, जिसको आसानी से किया जा सकता है। जैसे सरौता है, जी, हम लोग सुपारी को काटते हैं लेकिन कट नहीं पाती, सरौता में काट लीजिए। तो सरौता किस प्रकार का उत्तोलक का सरौता लिखा होगा और उसमें आपका ऑप्शन में लिखा होगा प्रथम प्रकार का है, द्वितीय प्रकार का है, तृतीय प्रकार का है। तो यह फिर कह देगा चिमटा, आप लोग खाना बनाते हैं तो चिमटा है, तो चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, या कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, या किसान का हल किस प्रकार का उत्तोलक है। तो ये इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ये भी पापड़ के बारे में फैक्ट है आपका। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे सरल मशीन, इसके बारे में जानकारी दे दें। ये आपको न्यू बुक से में नहीं मिलेगा जबकि ये क्वेश्चन आते हैं। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि आगे आगे छोड़ते चले जा रहे हैं लेकिन अब पीछे पूरा चैप्टर उठा के रखते चले जा रहे हैं। जैसे 9th हाई स्कूल की अब बात करते हैं तो ये सब हटा दिया। देखिए 9th में ट्रिग्नोमेट्री रहती थी, हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री रहती थी, आप लोगों के जमाने में कितनी ज्यादा रहती थी, 9th से ट्रिग्नोमेट्री हट गई है। 10th में सिर्फ लंबा वही बेसमेंट दिया गया है, ऊंचाई दूरी को वही कर दिया बिल्कुल, ठीक है। जो आपके जमाने में प्रूफ करने के लिए आएगा तो सब कुछ हटा दिया, और जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही पुराने बुक से पूछते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सरल मशीन, यह बल आघूर्ण के, बल आघूर्ण तो मैंने डिफिनेशन दिखा दिया था, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन? मशीन, सरल मशीन। बल आघूर्ण की डिफिनेशन मैंने लिखाया था कि यहाँ से ब्रेक करिएगा थोड़ा सा, जो नहीं आए थे तो बस समझा रहा हूँ उनको। बल आघूर्ण की डिफिनेशन बताई थी कि टाउ बराबर एफ इंटू, यानी कि एक बल इंटू क्रिया रेखा से बल के बीच की दूरी। जैसे आपका दरवाजे की कुंडी होती है, क्रिया रेखा से थोड़ा सा दूर लगाई जाती है क्योंकि हमें बल कम लगाना पड़े, आसानी से कार हो जाए, ठीक है। हैंड पंप का जो डंडा होता है आपका, तो क्रिया रेखा से काफी दूर पर हत्था बनाया जाता है क्योंकि क्रिया रेखा से जितनी दूरी पर बनाया जाएगा उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा और कार आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बल आघूर्ण पर आधारित है। लिखेंगे सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है, सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर, सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर, युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है, जैसे उत्तोलक कामा घिरनी आप जानते हैं जी सर। जो कुआं से पानी निकाला होगा तो वो जानते होंगे घिरनी, चूंकि घिरनी अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसमें रस्सी डाल दी जाती थी और रस्सी से पानी निकाला करते थे, ठीक है, तो उसे घिरनी बोलते थे। घिरनी कामा आनतल समझ रहे होंगे। आनतल का मतलब क्या होता है, आप छोटे में ऐसे पानी बरसता था तो ऊपर चढ़ जाया करते थे किसी दीवार पर या किसी ये जमीन थी यहाँ पे चढ़ के बैठ जाया करते थे, या अभी मतलब
प्रदर्शनी आती है तो आप वहां से फिसलते हैं, फिसल के नीचे आ जाते हैं। इसको आनत तल बोलते हैं हम लोग, आनत तल। ठीक है, जो फिसलन की अवस्था में होता है उसे हम लोग आनत तल बोलते हैं। ठीक है, और मशीन बराबर होता है मशीन इक्वल टू या मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता है कैपेसिटी, क्षमता, मशीन द्वारा किया गया कार्य अपान मशीन को दी गई ऊर्जा इंटू 100। मतलब मोटरसाइकिल आपकी मशीन ही है। मशीन की दक्षता, दक्षता कैसे मापेंगे? मशीन द्वारा किया गया कार्य अपन मशीन को दी गई ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब मशीन को, मोटरसाइकिल को कौन सी ऊर्जा दी जाएगी? हम पेट्रोलियम से तो ऊर्जा बनाएंगे उसको। जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपका ईंधन खाएगी। कम स्पीड में ले जाएंगे तो कम एनर्जी खाएगी। लेकिन इतना नहीं कि आप चौथा गियर डाल दिया तब भी आप 10 की स्पीड में चल रहे हैं, ऐसा नहीं। एक लिमिट है उसमें कि 40, 50 या 40 तक चलिए, आपकी बराबर कार्य करेगा। अगर 80, 90, 95 पहुंच रहे हैं आप तो ज्यादा ईंधन खाएगी, कार तो ज्यादा करेगी पर ज्यादा एनर्जी खाएगी। आपसे समझ लीजिए, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा डोज उठाएंगे, दिन भर कुछ काम नहीं करेंगे तो शाम को भूख भी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये बात होता है। तो उसी के नीचे डालेंगे केवल आदर्श मशीन की दक्षता, इसके नीचे इसको नोट कर लीजिएगा। केवल आदर्श मशीन की दक्षता, आदर्श का मतलब होता है अच्छा, केवल आदर्श मशीन की दक्षता 100% हो सकती है, 100% हो सकती है। जो असंभव है, लिख दीजिए, जो असंभव, जो असंभव है। मतलब जैसे कि हम लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ उसकी कमी निकाल देते हैं, यहाँ तक कि हम लोग भगवान को भी कमी निकालते हैं जी। तो आपकी नजरों में या हमारी नजरों में कोई भी 100% क्लियर नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार मशीन है, मशीन भी किसी की दक्षता 100% हो सकती है, लेकिन यह असंभव है। कोई ना कोई मशीन कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब है। तो उत्तोलक लिखेंगे, अभी बताया था मैंने उत्तोलक, जैसे एग्जाम्पल में लिखाया था मैंने उत्तोलक। उत्तोलक में चिमटा भी आता है आपका, सरौता भी आता है, बताया आपको सरौता, कैंची, किसान का हल, या कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, मतलब ये सब उत्तोलक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन ये किस प्रकार के उत्तोलक है? ये पहले प्रकार का है, ये द्वितीय प्रकार का है, तृतीय प्रकार का है। इससे संबंधित कुछ है जो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के उत्तोलक में है। तो सबसे पहले उत्तोलक डिफिनेशन लिख लें आपको, इसी के नीचे लिखे इसी डिफिनेशन। यह एक सरल मशीन है, कौन? उत्तोलक। यह एक सरल मशीन है, यह एक सरल मशीन है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है,
स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक में आलंब लिखेंगे, उसमें उत्तोलक में आलंब आयास कामा लगा करके, उत्तोलक में आलंब कामा आयास आलंब, आलंब नहीं लिख पा रहे हैं, आलंब आलंब आयास कामा भार, तीन मुख्य बिंदु होते हैं। तीन मुख्य बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आलंब किसे कहते हैं। आलंब आप खुद समझेंगे कि ये किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का है या द्वितीय प्रकार का है या तृतीय प्रकार का, किस प्रकार के उत्तोलक में आते हैं। जैसे ही इनकी डिफिनेशन समझ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे आलंब किसे कहते हैं, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़, उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलंब कहते हैं। उसे आलंब कहते हैं। उसे आलंब कहते हैं। अब डालना है आयास। मतलब जहां पर हम लोग पकड़ करके बल लगाते हैं वहां पर हम लोग आयास कहते हैं। तो लिखेंगे उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। उसे आयास कहते हैं। उसे आयास कहते हैं। और समझिए भार। भार का मतलब समझ ही रहे हैं, जहां पर वस्तु रखी जाती है। सरौते में तो बीच में रखी जाती है, चिमटा में आगे रखी जाती है, रखी नहीं जाती, पकड़ी जाती है। जी सर। तो रखने समझिए। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में है तो पीछे पकड़ता है वो, ये आगे वो आगे रखा जाता है। कैंची में बीच में रखना पड़ता है, जहां पर कटिंग होती है वहीं पर भार उसका होता है। तो लिखेंगे उत्तोलक के द्वारा, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, उठाया जाता है, भार कहलाता है। भार कहलाता है। अब इसमें उत्तोलक के प्रकार है इसमें, तो इसमें डालना है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार का उत्तोलक। अब प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कौन कौन से आते हैं हमारे एग्जाम्पल, तो आपको पता चल जाएगा। देखते हैं। इस श्रेणी के उत्तोलकों में, लिखिए, इस श्रेणी के उत्तोलकों में
इस श्रेणी के उत्तोलकों में आलम्ब F, यानी आलम्ब को F से डिनोट करेंगे, कामा आयास E, आयास को E से नोट करेंगे, एवं भार, अंग्रेजी में लोड कहते हैं भार को, इसलिए L से नोट कर लीजिए, या वेट मीन्स भी भार होता है, W से नोट कर सकते हैं। फिर से समझिए, आलम्ब आयास एवं भार के बीच में स्थित होता है। मतलब फिर समझ लीजिए, जो F होगा आयास और भार के बीच में क्या होगा, आलम्ब होगा। समझे? अब आप खुद ही समझ लीजिए किसमें, कौन सी चीज में आपका यहां पर ये बीच में आलम्ब होता है। E और L यानी आयास और लोड यानी भार किनारे पे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल कौन सा होगा आपका, देखिए एग्जाम्पल में आपका प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कैंची प्लास तो जानते हैं अच्छी तरह से जी, प्लास और कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन उनके पास मिलेगी जो जूता चप्पल जोड़ा करते हैं। ठीक है। साइकिल की ब्रेक और डंडी वाली तराजू वो खत्म हो गई, लेकिन कहीं है अभी, वहां पर है जहां पर आटा चक्की में जैसे गांव देहात में पिसाने जाते हैं, वहां पर है, उनमें भी कोई ना कोई राज होती है। अभी आप जो रोड किनारे चावल गेहूं या कुछ थोक विक्रेता नहीं होते हैं, 2-2 किलो 4-4 किलो 10-10 किलो के लेने वाले होते हैं, वो डंडी वाली तराजू रखते हैं जी, वो जानबूझ कर रखे हुए हैं। ठीक है। तो ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आती है यहाँ पे कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल की ब्रेक, डंडी वाली तराजू। तो आपके ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन में होगा प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कौन सी मशीन आती है, तो लिखा होगा कैंची, दूसरे में लिखा होगा आपका सरौता, तीसरे में लिखा होगा कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, और चौथे में लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर पढ़ा है आपने तो पहले ही प्रकार में लिखा होगा कैंची, तो कैंची में टिक लगा देना है, और ये नहीं पढ़े होंगे तो फिर नहीं आएगा तक। तो देखिए पढ़ता हुआ क्लियर वही करता है, एग्जाम उसी क्लियर होता है जो पढ़ता है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में ये ना समझे कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं से कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अथाह है अनंत, कितना भी पढ़ोगे वो भी कम है, समझ रहे ना। आप 18 घंटे क्या 24 घंटे भी पढ़िए तो भी उसके लिए कम है। सर वो जो झूलने वाला पटा होता है, जैसे एक तरफ लोड और एक तरफ लड़का लड़की कोई बच्चा बैठा रहता है, तो वो भी तो आ सकता है। हाँ वो भी जाएगा। शीशा झूला सर बोलते ना उसे, शीशा झूला। लिखेंगे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, ये एग्जाम्पल लिख दीजिए, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक लिखेंगे इस श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब F
तथा आयास ई के बीच भार L होता है, के बीच भार L होता है। मतलब अभी बीच में देखा कि आपका आलम में बीच में था, इस बार क्या है, भार बीच में होगा। तो भार बीच में कौन कौन से एग्जाम्पल चलेंगे, देखिए सरौता, देखिए भार बीच में होता है, रखा जाता है सरौता में। एक आपने देखा होगा नींबू का जब पानी पीने जाते हैं तो नींबू का पानी निचोड़ देते हैं वो, तो नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है। हैंड पंप भी तो हो सकता था। हाँ, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, हालांकि वो लकड़ी की बनी होती है लेकिन मशीन ही बोलेंगे हम उसको। घूमने वाला दरवाजा, ये आपका दरवाजा घूम ही रहा है, मूविंग कर रहा है, तो बल आप यहां लगाएंगे, बल यहां लगाएंगे, ठीक है, लोड वहां पर पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि नींबू निचोड़ने वाली मशीन, जो सबको पता होता है वो क्वेश्चन नहीं आता है, जो नहीं जिसको पता होता है वो आता है, ठीक है। अब डालना है तृतीय प्रकार का उत्तोलन। तृतीय प्रकार का उत्तोलन, तो आपको वो पढ़ना है, जो सबको आता है वो नहीं पढ़ना, जो सबको नहीं आता वो पढ़ना है। लिखेंगे इस श्रेणी के उत्तोलक में, इस श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब F, इस श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब F, आलम्ब F एवं भार L, एवं भार L के बीच आयास होता है, आयास बोलते E, आयास होता है। जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ, अब मनुष्य का हाथ, मनुष्य में सब लोग आ गए, स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं, ठीक है, ये ना कहिएगा कि स्त्री का हाथ में नहीं, ठीक है। मनुष्य का हाथ, किसान का हल, इसमें क्या होता है आपका, जो आलम्ब होता है और भार L होता है, उनके बीचों बीच आपका आयास होता है। अभी आयास की डिफिनेशन पढ़िए, लिखाया है मैंने, इसीलिए डिफिनेशन लिखा दिया कि आप पूछिए ही, ठीक है ना। जी सर। अब डालना है गुरुत्व केंद्र, हेडिंग डालना है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र कोई बताएगा, हम लोगों का भी गुरुत्व केंद्र होता है जी। हाँ हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहा है, सुनाई नहीं, सुनाई दिया हल्का, लेकिन बोल नहीं रहे। होता क्या है, हमने सोचा उत्तर दिया, आपने जो लास्ट में सुनाई दिया तो लग रहा था सही बोल रहे हैं। गुरुत्व केंद्र का मतलब जहां पर वस्तु का समस्त भार काम करता है वहां पर उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जैसे ये मैं कोई जादू नहीं दिखा रहा हूं, जहां पर ये टिक जाएगा उसका गुरुत्व केंद्र यही होगा इसका, जी सर। अर्थात मध्य में होगा इसका। मध्य में हालांकि नहीं है, जानते हैं ये ज्यादा इधर क्यों है, क्योंकि ये ढक्कन में ही भार लगा हुआ है, ढक्कन हटा लूंगा थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन आया हुआ है कि अंगूठी का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। ऑप्शन थे, ढेर सारे ऑप्शन थे। अभी पिछले साल इसमें सीजीएल ने पूछा गया क्वेश्चन है, बेलन का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, शंकु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, गेंद का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, ठोस गोला का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे गुरुत्व केंद्र की डिफिनेशन, तो समझ में आ जाएगा। तो गुरुत्व केंद्र की डिफिनेशन लिखेंगे, वस्तु का समस्त भार जहां पर कार्य करता है, वस्तु का समस्त भार जहां पर कार्य करता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। हम लोगों को गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा पता है ना, नाभि पर होगा। जी सर। अब नाभि तो जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग हर वस्तु के गुरुत्व केंद्र देखेंगे कि कौन सी वस्तु का कौन सा कहाँ पर गुरुत्व केंद्र है। समझ गया गुरुत्व केंद्र डिफिनेशन जी। अच्छा, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इस जो बोर्ड व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, कोई बता देगा। अरे बताए भाई, कहाँ पर गुरुत्व केंद्र होगा, कील जहाँ लगी है, यहाँ पर, यहाँ पर मैं लगा दूंगा तो यहाँ पर पकड़ने में तो सरल रहेगा। जैसे ये कहाँ, यहाँ पर पकड़ने में तो सरल रहेगा। हाँ सेंटर। तो आपको बताना चाहिए ये क्या है आपका आयत। तो आयत का मतलब होता है उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर, अर्थात विकर्णों के कटान बिंदु पर। अगर आयत बोले कि आयत का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है तो उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर। अगर पूछे आपसे कि वर्ग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है तो भी आपको बताना है कि उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर। अंगूठी का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, उसके नगीना पर होता है। नगीना पहने कोई, हम तो नहीं पहने तो शायद पहने कोई तो देख ले अपना, ठीक है। ना पहना तो घर में रखी होगी शायद किसी की, ठीक है। चलो, अंगूठी कोई नहीं पहनता। घड़ी का काम होगा, घड़ी का उसके डायल पर होगा, उसके डायल पर होगा। घड़ी पहने, हाँ उसके डायल पर होगा। तो देखेंगे ये वस्तु है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये गुरुत्व केंद्र की स्थिति है। समान छड़ जो मैं भी लेकर के दिखा रहा था, ये छड़ी है, उसके मध्य बिंदु पर, छड़ के मध्य बिंदु पर, छड़ के मध्य बिंदु पर समान छड़, कोई भी छड़ हो सकती है। त्रिभुजाकार ठोस माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। हाई स्कूल में आप ऐसा नहीं कि मैथ में ले रहे हो शायद। जी सर। तो ये आपका त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज हो गया। एक होता है परिवृत्त, एक होता है अंतर्वृत्त। तो परिवृत्त बनता है भुजाओं के अर्धक से, और अंतर्वृत्त बनता है कोणों के अर्धक से। तो इसका जब कोणों का अर्धक करेंगे तो जहां पर इसका, ठीक है,
यहाँ पर मध्यिकाओं को उसके कटान बिंदु पर। ठीक है, अब त्रिभुज आपका डिपेंड करता है कि कौन सा त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो यहीं पर होगा, ठीक है, उसी सेंटर में त्रिभुज आएगा। अगर थोड़ा सा इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो फिर उसका हम लोग इसी तरह कटान बिंदु करके बनाएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट आपका बता दिया गया कि उसके कोणों के कटान बिंदु। अगर क्वेश्चन में आता है कि उसका बाह्य वृत्त कैसे बनता है तो भुजाओं के कटान मध्य में, भुजाओं के अर्धक से। अगर आपका कहता है कि अंदर वाला वृत्त अंतर्वृत्त कैसे बनता है तो आपको बताना है कि कोणों के अर्धक से। ठीक है, वर्गाकार या आयताकार, उसी में लिखे देता हूं मैं, आयताकार ठोस विकर्णों के कटान बिंदु पर, विकर्णों के कटान बिंदु पर वृत्ताकार पटल। वृत्ताकार पटल का मतलब आपका चूड़ी हो गई या छल्ला हो गया कोई, लेकिन अंगूठी नहीं। तो इसके वृत्त का केंद्र जो होगा आपका, वृत्त का केंद्र शंक्वाकार ठोस, ठोस शंकु के अक्ष पर, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर। जैसे आपके शंकु होता है, जोकर की टोपी देखी होगी आप लोगों ने, ये आपकी जानबूझ के ऐसे लगाकर रहते होंगे जनता को हंसाने के लिए, हंसी ना आएगी जनता को तो फिर वो लोग खेल नहीं दिखा पाएंगे। तो इसके ये जो अक्ष होता है ये यहां से इसकी ऊंचाई से 1/4 पर। ठीक है, अब आपका यहां पर ठोस लिख दिया मैंने। एक खोखला शंकु होता है, खोखला शंकु बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका है शंकु के अक्ष के आधार पर ये पूरा लिखना है, यहाँ पर 1/3 लिख देना है, ये पूरा वही लिखना है। समांतर चतुर्भुज, विकर्णों के कटान बिंदु पर, ये भी है विकर्णों के कटान बिंदु पर, और ठोस गोला गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र, अंगूठी नगीना पर, घड़ी चलो लिखे देता हूं, घड़ी के डायल पर, से नोट कर लीजिए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका मिलेगा श्योर। अब कब है क्लास? ये 2 क्लास और बची है, पूरी हो गई? पूरी हो गई आपकी सर? इसकी पूरी हो गई, इस हफ्ते की पूरी हो गई। अब इस हफ्ते की पूरी हो गई। टोटल 8 क्लास थी शायद आपको की। तो अभी तो से 4 है। 4 अभी और बाकी। सर ये एक क्लास नहीं हुई मेरी, कौन सी?
सर नहीं लिए, इधर लाइट नहीं आ रही, सर नहीं लिए। नहीं, हमने लिया है। अरे जब दूसरे सर की बात, प्रकाश सर की बात कर रहे हैं। 4 क्लासेस थी, आज 8 लेकिन चाहे हमारे यहाँ पर लाइट रहे चाहे न रहे, तो मैं तो क्लास लिया है आपके साथ। अगर प्रकाश सर की नहीं हुई है, प्रकाश सर ने हमारी 4 क्लास ले लिए। अच्छा। 4 क्लास आप बराबर हो गए। प्रकाश सर जी एक नहीं ले पाए, उन्होंने ली नहीं है, रिकॉर्ड में चढ़ गई। वो रिकॉर्ड में चढ़ गई थी। अगर आप चाहें तो उसको रिटर्निंग करवा सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता। जी सर, ओके। ठीक है, आप कहें तो कंप्लेंट कर सकते हैं, तो रिटर्निंग आ सकती है। ठीक है? सर वैसे 8 क्लासें आप ही की लगी हुई हैं मेरी क्लास नहीं कि लगाई। टोटली 8 क्लासें थी फिजिक्स की? टोटल 8 ही थी। तो आज का हम यही खत्म कर देते हैं। टॉपिक नहीं है, वहाँ नहीं है, यहाँ बैठे, यहाँ नहीं है।